नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कमलेश्वर जी के द्वारा लिखित जाज पंचम की नाक इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग जाज पंचम की नाक के अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जाज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सरकारी तंत्र की मानसिकता। नंबर का, सरकारी तंत्र जागरूक तभी होता है जब विपदा सिर पर आ बैठती है। नंबर 2, सरकारी तंत्र में हर मामले पर कमेटी बनाई जाती है, सभाएं होती हैं और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। नंबर 3, सभी जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं और अपने से छोटों पर कार्यभार डाल देते हैं। नंबर 4, मशवरे उच्च स्तर पर होते हैं परंतु बौद्धिकता निम्न स्तर की प्रकट होती है। नंबर 5, सरकारी दफ्तरों में फाइलें नहीं मिलती या फिर फाइलों में कुछ नहीं मिलता। नंबर 6, अफसर आडंबरी और चापलूसी करने वाले होते हैं। नंबर 7, एक विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर डालता है और कार्य अधर में लटक जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी तंत्र के आलस का यहां पर वर्णन किया गया है। सरकारी तंत्र तभी होश में आता है जब उस पर गंभीरता का रूप धारण कर लेती है। वह अपने कर्तव्य को सही ढंग से ना निभाते हुए मीटिंग के हवाले समस्या को छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भली भांति नहीं निभाते, वह जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालते रहते हैं जिससे समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। सलाह मशवरा तो ऊंचे पैमाने पर करने की कोशिश करते हैं पर बुद्धि के मामले पर समस्या को सुलझा नहीं पाते। वे अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढने के स्थान पर जंग लगी फाइलों का सहारा लेते हैं परंतु इन फाइलों की इतनी बेकर्दी होती है कि वे भी बर्बाद हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ महारानी थी, कोई मामूली हस्ती नहीं थी। दर्जी पर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। उसे ही तय करना था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब कौन सी ड्रेस पहनेंगी, अतः उसका परेशान होना तर्क संगत है। अर्थात रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाक को बनाने के लिए परेशान था। एक तो रानी, वो भी इंग्लैंड की, और जब वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर निकली हो तो उनके लिए कौन से वक्त पर कैसी पोशाक बनवा दें, उसके लिए काफी परेशानी का सबब था। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। किसी रंग का या डिजाइन का दोबारा से प्रयोग ना हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था। यह सोच सोचकर शायद दर्जी खासा परेशान हो रहा था। प्रश्न नंबर 3 है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? सबसे पहले तो सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सुविधाजनक और चमत्कार बनाया गया होगा। सड़कों के किनारे और पार्कों के पेड़ों को काट छांट कर आकर्षक बनाया गया होगा। पूरे शहर की सफाई की गई होगी और सजावट की गई होगी। सरकारी इमारतों पर रंग रोगन किया गया होगा, सफाई की होगी और सभी सुविधाओं की सामग्री उपलब्ध कराई गई होगी। सरकारी लानों और पार्कों की हरी घास को काट छाट कर चमकाया गया होगा। अर्थात नई दिल्ली की काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा। दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों का पुनरुद्धार किया गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। उन दिनों पानी या बिजली की समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने ना हो, उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर
चल पड़ा है। नंबर का, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? हम नहीं समझते कि इस प्रकार की पत्रकारिता समय व धन की बर्बादी के सिवा कुछ दे सकती है। इस किस्म की पत्रकारिता घटिया होती है क्योंकि आम लोगों को चर्चित हस्तियों के पहनावे, उनके अंगरक्षकों, उनके पालतू जानवरों और कामगारों की जीवनियों को जानने या पढ़ने की उत्सुकता बिल्कुल नहीं होती है। प्रश्न नंबर खा है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? युवा पीढ़ी उनके पहनावे की नकल करने की कोशिश में जीवन को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। यह फैशन परस्ती युवा पीढ़ी पर बुरा असर डालती है क्योंकि अगर उनके पास पैसा ना हो तो देखा देखी के चक्कर में गलत धंधों में पड़ जाते हैं और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। अर्थात प्रश्न नंबर का में इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। यह पीढ़ी हमारे समाज के होने वाले मजबूत स्तंभ हैं। हमें चाहिए कि हमारी पत्रकारिता उनका कल्याण करे, मार्गदर्शन करे, ना कि उनको उनके मार्ग से विचलित करे। यदि यही इस तरह के समाचारों को अपना विषय बनाएंगे तो देश इन स्तंभों के सहारे अधिक समय तक खड़ा नहीं हो पाएगा। खा नंबर है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की शिक्षा दे रही है। वे इनकी इस तरह दिखने और खाने संबंधी आदतों को अपनाने लगे हैं। उन्हीं की तरह कपड़े पहनना आरंभ कर देते हैं जिससे फैशन के इस दौर को जन्म दिया। अपने व्यक्तित्व पर दूसरे का पहनावा व आदतों को लादने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनका अपना व्यक्तित्व उनकी चर्चित हस्तियों को छवि देना आरंभ कर देता है। इस तरह के वर्णनों ने समाज के सिगरेट और शराब का चलन आरंभ कर दिया। यदि उनकी पसंद का कलाकार या हस्ती शराब सिगरेट पीते हुए दिख जाते हैं तो वह भी उसी तरह सिगरेट व शराब का सेवन करते हैं। वैसे ही बालों की कटिंग करवाते हुए दिख जाएंगे। ये युवा पीढ़ी के सोच पर असर डालती है जो कि सही नहीं है। प्रश्न नंबर 5, जहाज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए? जहाज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्न प्रयत्न किए। सर्वप्रथम मूर्तिकार ने मूर्ति के पत्थर को खोजने के लिए सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम की लाट पर लगाई जा सके। आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो उसने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। तो इसमें जो है मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन सब। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक जहाज पंचम को लगा दी जाए। तीसरा तर्क यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जहाज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा है।
यदि जाज पंचम की नाक नहीं लगाई जाती तो ब्रिटिश सरकार के नाराज हो जाने का डर था। इन शब्दों में लेखक ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि खोज करने के लिए मेहनत तो करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यहाँ तक कि जाज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बच्चों के सम्मान से भी ऊंचा था, इसलिए तो उनके नाक हटाने को सब तैयार हो गए, पर जाज पंचम की नाक लगाना ज्यादा जरूरी समझा। यही बात लेखक ने कई स्थानों पर बताने का प्रयत्न किया है। प्रश्न नंबर 8 है, जाज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं और साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में अब विशेष आदरणीय लोग हैं जिनका स्थान जाज पंचम से सहस्त्रों गुना बढ़ा है। जाज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आज़ादी दी। इसलिए इनकी नाक जाज पंचम की नाक से हजारों गुना ऊंची है। प्रश्न नंबर 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाज पंचम की लाट की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी समारोह में होने की खबर को छापा गया। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत के सम्मान को प्रदर्शित करता है। उसने इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग्य कसा है। बेशक भारतीय समाज उसकी चमक से नहाया हुआ हो, पर उनके लिए भारतीयों के मन में जरा सम्मान भी नहीं है। वे सिर्फ दिखावे के लिए चाटुकारिता करते हो, पर मन में अब भी वही फांस फंसी है। प्रश्न नंबर 11 और अंतिम, कि जाज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जाज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कमलेश्वर जी के द्वारा लिखित जाज पंचम की नाक के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।